हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम नॉर्सेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे रेगुलर वीडियोस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक है नॉर्सेट में जो कि आता है और नॉर्सेट और बाकी अदर मेडिकल और नर्सिंग एग्जाम्स में भी कॉमनली इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और टॉपिक इज तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टॉपिक इज एसिड बेस इम्बैलेंस। सो व्हाट इज एसिड बेस इम्बैलेंस? एसिड बेस इम्बैलेंस को समझने के लिए हमें पहले पीएच को समझना पड़ेगा। व्हाट इज पीएच? पीएच इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। सो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच इज इक्वल टू पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच जो होती है ब्लड की वो होती है 7.35 से लेके 7.45। तो जब pH में कुछ इम्बैलेंस होता है, जब pH 7.35 से कम होती है या फिर 7.45 से ज्यादा हो जाती है ब्लड की, उसे हम बोलते हैं एसिड बेस इम्बैलेंस। pH को मेजर करने के लिए pH स्केल का यूज किया जाता है। जीरो से 7 जो pH स्केल होती है, 0 से 7 और 0 से 7 to 14 pH पे जो मार्किंग होती है वो होती है 0 to 14। अब यहाँ पे 0 से 7 जो होता है वो होता है एसिडिक और 7 to 14 होता है एल्केलाइन। अगर pH 7 से कम है तो उसे एसिडिक बोलते हैं, 7 से ऊपर है 7 से 14 तक है तो उसे एल्केलाइन बोलते हैं। जो ब्लड की pH होती है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होती है। तो जो ब्लड की पीएच होती है वो स्लाइटली एल्केलाइन होती है। तो ब्लड की पीएच में जब चेंजेस होते हैं आइदर इट्स एसिडिक और एल्केलाइन, उसे हम बोलते हैं एसिड बेस इम्बैलेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में। अब एसिड बेस इम्बैलेंस जो होता है वो दो चीजों की वजह से होता है, आइदर इट्स रेस्पिरेटरी और इट्स मेटाबॉलिक। अब जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्सेट में वो कैसे आते हैं? रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्केलोसिस कैसे होता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो एसिड बेस इम्बैलेंस बेसिकली दो टाइप का होता है, एक रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी भी दो टाइप का होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस respiratory alkalosis. Metabolic also is of two types, metabolic acidosis metabolic alkalosis. So both are of two types, respiratory and metabolic. अब हम बात करेंगे वन बाय वन की रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्केलोसिस क्या होता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्केलोसिस क्या होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो व्हाट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस? हम उससे पहले समझेंगे कि पीएच क्या है। पीएच ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है 7.35 से लेके 7.45। जो नॉर्मल ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है वो होता है 35 to 45 mmHg। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड होता है वो होता है आपका 80 to 100 mmHg। और बाइकार्बोनेट जो होता है ब्लड के अंदर वो होता है आपका 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर। ये चार चीजें आगे आने वाली है,
जो भी टाइप का एसिड बेस इम्बैलेंस हम बात करेंगे उसमें ये चारों चीजें आएंगी आपको। इसी के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, एसिडोसिस है या एल्केलोसिस है। तो क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर होता है वो आपका होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और मेटाबॉलिक का जो इंडिकेटर होता है वो आपका होता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट किसको इंडिकेट करता है, मेटाबॉलिक को, और जो आपका CO2 है वो किसको इंडिकेट करता है, रेस्पिरेटरी को। तो CO2 में जब चेंजेस हो रहा है तो उसकी वजह से जो एसिडोसिस और एल्कलोसिस होगा वो होगा आपका रेस्पिरेटरी। बाइकार्बोनेट की वजह से जो आपका चेंजेस होगा उसकी वजह से जो एसिडोसिस या एल्कलोसिस होगा वो आपका मेटाबॉलिक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। सो व्हाट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, लेट्स स्टार्ट। इसमें यहाँ पे क्या होता है, आपका जो pH रहेगा, pH इज 7.35 और लेस देन 7.35, 7.35 या 7.35 से कम रहेगा। ब्लड का क्या pH रहा है, 7.35 से 7.45, इन दोनों के बीच में रहता है, मतलब 7.4 रहता है। इट इज द pH ऑफ ब्लड। सो ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन, pH और ब्लड क्या है 7.4। अब 7.4 से अगर कम हो रहा है, अगर 3.5 भी हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे एसिडिक। अगर 4 से ऊपर जा रहा है, 4.5 भी अगर हो रहा है, अपनी जो अपर लिमिट है वहां पे भी अगर ब्लड का pH जा रहा है तो इसे हम बोलेंगे एल्कलाइन एसिडोसिस, एल्कलोसिस। सो हम बात करेंगे यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। pH इज 7.35 और लेस देन 7.35, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मोर देन 45 mmHg, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इंक्रीजेस। ये सारी चीजें किसमें होती है, एसिडोसिस में। एसिडोसिस में क्या हो रहा है, pH कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, 45 mmHg से ज्यादा हो रहा है, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है। इस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो हम बात करेंगे कॉजेज के बारे में। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, बेसिकली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होता है, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कुछ ब्लॉकेज आ रहा है या फिर रेस्पिरेशन कम हो रहा है, हाइपो रेस्पिरेशन हो रहा है, हाइपो वेंटिलेशन हो रहा है। सो द फर्स्ट कॉज इज हाइपो वेंटिलेशन। अब हाइपो वेंटिलेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो वो सारे रीजंस इसके अंदर आएंगे, कॉजेज ऑफ द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर आएंगे आपके। हाइपो वेंटिलेशन हो गया, नेक्स्ट इज आपका होगा न्यूमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। जो भी चीजें हाइपोवेंटिलेशन कर रही है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लॉकेज कर रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर आएगी। हाइपोवेंटिलेशन, न्यूमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, pulmonary embolism and edema, और ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई फैक्टर है तो ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन इंजरी अगर हो रही है उसकी वजह से भी आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। जैसे जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ब्रेन के अंदर, मिड जो ब्रेन स्टेम में आपका रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। पोन्स के अंदर एक्नियोस्टिक और न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। वो आप आगे पढ़ेंगे एमएसएन की क्लास के अंदर कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है। तो पोन्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसमें अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है। सो ब्रेन ट्यूमर के अंदर, अगर ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो रहा है, कोई इंजरी हो रही है, या रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है, तो आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। उसके अलावा ओपियोइड पॉइजनिंग हो रही है, ओपियोइड पॉइजनिंग हो रही है, उसके अंदर भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। ओपियोइड्स क्या करते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट करते हैं। ओपियोइड सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं, सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। सीएनएस को डिप्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वहाँ पे भी वो भी डिप्रेस हो जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से भी जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है वो हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो कम हो जाएगा, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। सो दिस इज द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट
नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या होता है? सो लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होगा, जो ब्लड का पीएच है वो 7.45 या उससे ज्यादा हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 35 mmHg। नॉर्मल कितना होता है, 35 to 45 होता है। 35 से जो कम हो जाएगा तब क्या हो जाएगा आपका, एल्कलोसिस हो जाएगा। और जो बाइकार्बोनेट होगा, सॉरी बाइकार्बोनेट की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, जो हाइड्रोजन आयन होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा, और जब कम होगी तो क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। तो यहाँ पे ब्लड का पीएच ज्यादा हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम हो रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो रही है। जब CO2 का लेवल कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है। Now the causes. What are the causes? Causes क्या क्या है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के? So the first one is overstimulation of रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है, मतलब हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। नेक्स्ट वन इज हाइपोक्सिया। अब आप बोलोगे हाइपोक्सिया में कैसे होगा, हाइपोक्सिया में तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा। हाइपोक्सिया में शॉर्ट टर्म में ऑक्सीजन लेवल कम होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होगा, हाइपोक्सिया की वजह से ब्रेन के अंदर जो है, हाइपोक्सिया ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो ट्रिगर हो जाएगा। ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर ट्रिगर होगा, और रेस्पिरेटरी सेंटर ट्रिगर होने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की रेट और डेप्थ में इंक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगा। CO2 कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल का बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। नेक्स्ट वन इज फीवर। फीवर के अंदर आपके एल्कलोसिस होता है, पेन के अंदर एल्कलोसिस होता है, और प्रेगनेंसी के अंदर भी क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है। सो दिस इज द रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, जहां पे पीएच का लेवल आपका बढ़ जाएगा, CO2 का लेवल कम हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी।